नमस्कार। भारत की विदेश नीति के मामले में दो बड़ी सफलताएं बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई हैं। जिस तरीके से जयशंकर साहब और उनकी टीम विदेश मंत्रालय में काम कर रही है वो कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है वो काम। आज बात भारतीय विदेश नीति और उनकी हाल ही में मिली दो सफलताओं पर करने वाला हूं। मैं सुमित अवस्थी हूं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करिए हमारे YouTube वीडियोस को देखिए, उस पर कमेंट करिए, सुझाव दीजिए कि किस तरह के डिबेट्स पे आप और बातचीत हमारी सुनना चाहते हैं, मेरा विश्लेषण सुनना चाहते हैं, और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपने हमारा चैनल देखना शुरू कर दिया है। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, मैं उम्मीद करके चलता हूँ। तो बात करते हैं विदेश नीति की। जिस तरीके से बीते 24 घंटे में दो बड़ी खबरें आईं, आपने भी आज देखा होगा, लेकिन उन दोनों खबरों को अगर एक साथ देखा जाए, एक दृष्टि से देखा जाए, तो लगता है कि हमारी विदेश नीति बहुत सही रास्ते पर इस वक्त चल रही है, कम से कम इन दो मामलों को लेकर। बांग्लादेश की बात करूंगा और अमेरिका की बात करूंगा, और अमेरिका में टैरिफ की बात नहीं करूंगा, कुछ और बात करूंगा। पहले बात बांग्लादेश से करते हैं। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर जो भूमिका निभा रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता मोहम्मद यूनुस साहब की, आपको याद होगा अभी बैंकॉक में पिछले 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ 1-to-1 बातचीत हुई है, डेलीगेशन लेवल बातचीत थी। ये पहली बातचीत है जब से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है और उन्होंने दिल्ली में आकर यहाँ पर पनाह ली हुई है। और दोनों देशों के संबंध लगातार कटु होते जा रहे हैं, क्योंकि मित्र देश हुआ करते थे, और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पर बांग्लादेश का चीन की तरफ अलाइन हो जाना। मोहम्मद यूनुस साहब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले उसके ठीक पहले वो चीन की यात्रा पर थे, और चीन में शी जिनपिंग जो कि वहाँ के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात के बाद जो बयान मोहम्मद यूनुस ने दिया था वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था भारत के संदर्भ में। उन्होंने चीन के सामने ये ऑफर कर दिया था कि भारत के जो 7 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिनकी पास कोई समुद्री रेखा नहीं है, कोई समुद्री सीमा नहीं है, उनकी समुद्री सीमा अगर कोई है तो वो बांग्लादेश है। वो उन राज्यों को एक तरीके से इशारा करके आए थे मोहम्मद यूनुस साहब कि चीन चाहे तो उनको दुनिया से काटा जा सकता है, हम बांग्लादेश उसमें चीन की मदद करने को तैयार है। इस तरह का बयान, इस तरह के संदर्भ उनके इस बयान के निकाले गए थे, जो कि बहुत ही चिंताजनक था उस देश के द्वारा जिसकी लिबर्टी, जिसकी आज़ादी भारत के प्रयासों से आई थी 1971 में। ऐसे में मोहम्मद यूनुस का ये कहना कि वो भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को तोड़ने के लिए, काटने के लिए, चीन की तरफ ले जाने के लिए चीन की मदद कर सकता है, इसको बहुत ही खराब बयान के तौर पर, कूटनीतिक तौर पर देखा गया। लेकिन उसके बाद जब मोदी साहब की मुलाकात हुई यूनुस से, तो इस संदर्भ में कोई औपचारिक तौर पर बातचीत या भाषण सामने नहीं आ पाया कि भारत ने किस तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। मुलाकात हुई, फोटो आपने देखी होंगी, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री अपने देश लौट आए, मोहम्मद यूनुस ढाका लौट गए, अब भारत ने कल एक बड़ा कदम किया। बड़ा कदम क्या किया कि बांग्लादेश से निर्यात होने वाला तमाम सामान जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाता है, जिसके लिए वो भारत के बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करता है, उस पर भारत ने बंदिश लगा दी है, रोक लगा दी है, ये कहते हुए कि भाई हमारे पोर्ट बहुत बिजी हो गए हैं, बांग्लादेश का सामान आने से उनको उनकी बोर्डिंग और डीबोर्डिंग करने से बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, लेबर का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, वेटिंग का टाइम बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत अब इस तरह की मदद बांग्लादेश की नहीं कर पाएगा। केवल भारत ने ये छूट दी कि जो 2 मुल्क हैं सार्क के, जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, नेपाल और भूटान, वो भी लैंडलॉक्ड हैं, उनके चारों तरफ भी समुद्री रेखा नहीं है, तो उनको जो सामान बांग्लादेश पहुंचाना चाहता है, निर्यात करना चाहता है, वो भारत अपने ज़मीनी रास्ते का इस्तेमाल उन 2 मुल्कों के लिए करने देगा। यानी बांग्लादेश के पास जो तमाम चीज़ें अमेरिका से, चीन से आ रही थी बनने के लिए, यूरोपियन कंट्रीज से आ रही थी बनने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बांग्लादेश इन दिनों में बना है, वो सामान बना तो लेगा, लेकिन अब उसको भेजने के लिए, उनको वापस उनके मुल्कों में निर्यात करने के लिए अब उसके पास भारतीय हवाई जहाज़, भारतीय हवाई अड्डे और भारतीय बंदरगाह नहीं रहेंगे। 2020 में समझौता हुआ था, भारत ने वो रास्ता खोला था, लेकिन अब भारत ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा। तो एक तरीके से इकोनॉमिक चोट, आर्थिक चोट भारत ने पहुंचाई है बांग्लादेश को। शायद अब मोहम्मद यूनुस साहब को समझ में आए कि अगर आप हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को तोड़ने की बात करेंगे, चीन की तरफ ले जाने की बात करेंगे, तो भारत आपके साथ क्या कर सकता है। भारत बोलता नहीं है, भारत कर देता है, और ये शायद एक बड़ा कड़ा कूटनीतिक कदम है बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार इस पूरे घटनाक्रम के बाद। तो इसके लिए विदेश मंत्रालय की मुझे लगता है कि इस वक्त तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को ये मैसेज जाना चाहिए कि वो
भारत के साथ इस तरह की बात नहीं कर सकता है। अब दूसरी बात करता हूँ कूटनीतिक सफलता की, इसका मैंने शुरू में इशारा किया, वो अमेरिका का है। और वो अमेरिका को लेकर बात यह कि एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। मुंबई के हमले 26/11/2008 को जो मुंबई में हमला हुआ होटल ताज में, जिसमें करीब 150 से ज़्यादा लोग मारे गए, करीब 750 के आसपास लोग घायल हुए, उन हमलों का जो मुख्य आरोपी था, जो मास्टरमाइंड था, तहव्वुर राणा, जो कि अमेरिका के जेल में बंद था, उसको भारत प्रत्यर्पित करने में कामयाब हो गया है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त वो रास्ते में है, किसी भी वक्त वो भारत लैंड कर सकता है। और भारतीय जांच एजेंसियां NIA और मुंबई पुलिस, जिसने उस पर मुकदमा किया है मुंबई हमलों का दोषी मानते हुए, अब उन पर अब कार्रवाई होगी कानूनी तौर पर। मान के चलिए तहव्वुर राणा के भारत आने से बहुत बड़ी कामयाबी इसको देखनी चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान की एजेंसियों का रोल साफ होगा। जिनको नहीं पता है मोटा मोटा बता दूं, तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली ये दो शख्स थे जिन्होंने मुंबई हमले के 3 साल पहले मुंबई में गलत पहचान के आधार पर रहते थे। एक एजेंसी चलाते थे, ट्रैवलिंग एजेंसी, जिसमें वो इमिग्रेशन को कराने की बात करते थे अपने क्लाइंट से, और वो मुंबई में रहकर फोटोग्राफी कर रहे थे, जियो कोऑर्डिनेट्स इकट्ठा कर रहे थे लश्कर तैयबा के इशारे पर, पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर, और ये उनको प्रोवाइड कर रहे थे। इसमें उन्होंने मुंबई के लोकल लोगों की भी हेल्प ली, मुंबई के लोकल इलाकों में वो घूमे, वहाँ की फोटोग्राफ्स खींचे, वहाँ भेजे। और 3 साल बाद ये हमला लश्कर तैयबा ने 2008 में किया था, 26 नवंबर को, आपको याद होगा। 4 दिन तक ये हमला चला। भारतीय कमांडोज ने बहुत ही शानदार काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में जान माल की नुकसान हुआ था, हम सब जानते हैं। तो उस हमले का जो मुख्य आरोपी है तहव्वुर राणा, अब वो भारतीय कूटनीति के कारण भारत के कब्जे में है। और ये कूटनीति सफलता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी अभी जब अमेरिका गए थे, ट्रंप साहब से उनकी मुलाकात हुई थी, उसमें तहव्वुर राणा का मामला उठाया गया था। आपको याद होगा औपचारिक तौर पर इस पर बयान आया था, और आज 1 महीने के भीतर ही तहव्वुर राणा भारत पहुंच रहा है। तहव्वुर राणा भारत ना आए, प्रत्यर्पण ना हो पाए, इसकी उसने भरपूर कोशिश की अमेरिका के लीगल रेमेडीज के मुताबिक, लेकिन उसको कहीं सफलता नहीं मिली। अंततः सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है उसने भी कह दिया कि इसको प्रत्यर्पित किया जा सकता है, और इस फैसले के 72 घंटे के भीतर उसको वहां से डिपोर्ट कर दिया गया, और वो अब ऑन वे है भारत आने के। लेकिन एक और मुख्य आरोपी है डेविड कोलमैन हेडली, वो अमेरिकी नागरिक है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का रहा, लेकिन कनाडा की नागरिकता थी, तो उसका प्रत्यर्पण आसान हो गया। लेकिन डेविड कोलमैन हेडली के साथ दिक्कत यह है कि वो अमेरिकी मूल का नागरिक है, वो भी अमेरिका की जेल में बंद है, उसको भी 35 साल की सजा मिली है वहां पर। उसके लिए भी प्रत्यर्पण की मांग भारत करता रहा है, पर 2008 से 2015 के करीब 16.5 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक भारत उसका प्रत्यर्पण नहीं करा पाया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण, एक्स्ट्रेडिशन दूसरे मुल्कों में नहीं करता है, इसीलिए डेविड कोलमैन हेडली का आना तो मुश्किल फिलहाल लग रहा है। लेकिन आज 16-17 साल के बाद ये बड़ी कामयाबी भारतीय जांच एजेंसियों की, भारतीय कूटनीति की करनी होगी, जयशंकर साहब की टीम की करनी होगी कि वो 10 साल से इस कोशिश में लगे थे और अंततः तहव्वुर राणा को भारत लाने में कामयाब हो गए। तो कुल मिलाकर भारतीय विदेश नीति के लिए बीते 24 घंटे ठीक रहे। अब टैरिफ के मामले को लेकर भी अमेरिका के साथ भारत बातचीत कर रहा है। चीन पर वो टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, 105% तक चला गया है। भारत के साथ बातचीत चल रही है। जिस तरीके से तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा अमेरिकी एजेंसियों ने, मान के चलिए कि टैरिफ के मामले में भी कोई आइस ब्रेक होगी, कोई अच्छी खबर भारत के संदर्भ में सुनने को हमारे व्यापारियों को, बंधुओं को मिल सकती है।